हेलो एवरीवन, ASP.NET वेब एपीआई के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CRUD ऑपरेशन ऑन MS SQL सर्वर यूजिंग ASP.NET वेब एपीआई एंड कोड फर्स्ट अप्रोच। तो कोड फर्स्ट अप्रोच हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो इस वीडियो को प्रोसीड करने से पहले आप कोड फर्स्ट अप्रोच वाला वीडियो जरूर से देख लें, उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा और उसके बाद जो है आप इस वीडियो में प्रोसीड करें। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग जो है SQL सर्वर टेबल पे CRUD ऑपरेशन करेंगे और कोड फर्स्ट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं और हम लोग जो है वो विजुअल स्टूडियो पर चलने के बाद में एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं और सारी चीज़ें हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक .NET वेब एप्लीकेशन बना लेते हैं और उसके बाद में इसको जो है हम लोग एक नाम दे देंगे। जो भी नाम आपको ठीक लगे आप दे सकते हो। मैं इसको जो है एक नाम दे देता हूँ जो मैंने पहले से ही लिख के रखा है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ऐसे। और इसकी लोकेशन जो है वो मैं सेम ही रखूँगा और उसके बाद मैं इसको क्रिएट कर दूँगा। और उसके बाद आपको जो है टेम्पलेट चूज़ करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको टेम्पलेट चूज़ करना है एम्प्टी और फिर वेब एपीआई, क्योंकि हम लोग जो है वो एकदम बेसिक से सब कुछ करेंगे। और फिर आपको जो है इसको क्रिएट कर देना है, तो आपका वेब एपीआई का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब हम लोग कोड फर्स्ट अप्रोच का यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रोजेक्ट में एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद में हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग सेटअप करेंगे, फिर हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट सेटअप करेंगे, फिर हम लोग मॉडल बनाएंगे और उसके बाद में माइग्रेशन बनाएंगे और फिर उसके बाद में हम लोग CRUD ऑपरेशन करेंगे। तो सारी चीज़ें जो हमारी स्टेप बाय स्टेप चलेंगी। और अभी हमारा जो है वो विजुअल स्टूडियो खुल के आ गया है। अब इसको जो है हम लोग ओवरव्यू को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। और सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जाना है निगेट पैकेज मैनेजर में जाना है और आपको एंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि उसी की हेल्प से हम लोग जो है वो कोड फर्स्ट माइग्रेशंस करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क सर्च कर लेना है और सर्च करने के बाद में आपको जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क आपको यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल करना है। तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए यहाँ पे। और ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद में हम लोग जो है फिर कनेक्शन स्ट्रिंग सेटअप करेंगे और उसके बाद में हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट को जो है वो सेटअप करेंगे। और अगर आप जो है वो पिछला वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो एकदम से क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी कि आपका जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से सेटअप करना है, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस करी हैं बहुत ही डिटेल में। तो ये इंस्टॉलेशन के बाद में मैंने उसको बंद कर दिया है। अब हम लोग आते हैं वेब कॉन्फिग फाइल पे। इसको मैं जो है डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आने के बाद में आप जो है वो यहाँ पर एक कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो ऐड कर सकते हो। तो मैं इसको सबसे नीचे ही ऐड कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक सेक्शन ऐड करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग का यहाँ पर। और कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर जो है वो आपको अपनी एक्चुअल कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो पेस्ट करनी होती है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख के रखा है और इसको मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, फिर हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, एक मैंने जो है वो नाम दिया हुआ है कनेक्शन स्ट्रिंग को, जो कि हमारा है वेब एपीआई CRUD DB कॉन। ठीक है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई इस पर कॉन्स्टेंट नहीं है, बट ऐसा नाम दो कि जो है थोड़ा सा रिलेवेंट लगे। तो वेब एपीआई CRUD कर रहे हैं हम लोग, उसका डेटाबेस का कनेक्शन है, तो वेब एपीआई CRUD DB कॉन। और उसके बाद में जो एक्चुअल कनेक्शन स्ट्रिंग है वो है आपकी डेटा सोर्स यहाँ पर है, जो कि आपका लोकल है। इनिशियल कैटलॉग आपका जो है, जो डेटाबेस का नाम है, ये डेटाबेस अभी आपका जो है वो SQL सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब हम लोग माइग्रेशन करेंगे और डेटाबेस अपडेट करेंगे तो ये डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे और इसमें टेबल भी बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो देखेंगे, तो यहाँ पर डेटाबेस जो है वो आपका ऐसा हो सकता है, जो नहीं है वो भी हो सकता है, और जो ऑलरेडी यहाँ पर कोई डेटाबेस एग्जिस्टिंग है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो डेटाबेस अगर होगा तो उससे कनेक्शन बन जाएगा और नहीं होगा तो जो डेटाबेस है इसको क्रिएट कर देगा और फिर से कनेक्शन बना देगा। सिक्योरिटी आपकी यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो है वो ट्रू है, यानी कि हम लोग विंडो ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं। अगर आप SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज करोगे तो आपको जो है वो आईडी और पासवर्ड यहाँ पर पास करना पड़ेगा। और प्रोवाइडर आपका है system.data.sql क्लाइंट। कभी कभी यहाँ पे एंटिटी क्लाइंट होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चीज़ें जो है वो ठीक है, दोनों से काम हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग सेट करने के बाद में ये नाम जो है वो कॉपी कर लेते हैं और अब हम लोग जो है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट को सेटअप करते हैं। डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट आपका जो है वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए जो है वो यूज होता है और उसी की हेल्प से हम लोग जो है वो डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर ऐड कर देता हूँ और इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं रखता हूँ इसका नाम डेटा। और यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे एक क्लास फाइल और उस क्लास फाइल का नाम हम लोग रखेंगे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट।
ठीक है, ये हो गया आपका एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये क्लास आपकी जो है इनहेरिट करेगी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास से, जो कि मिलती है आपको एंटिटी फ्रेमवर्क से, जो हमने इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब अभी यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे कंट्रोल डॉट करने के बाद यहाँ पर आपको जो है वो नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अभी आपको जो है सजेशन मिल जाएगा यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे सजेशन आ गया है, इसको जो है आपको वहाँ पर इंपोर्ट कर देना है ऊपर। तो इंपोर्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, हम लोगों को, हमने जो क्लास बनाई है इसके कंस्ट्रक्टर को जो है वो कन्फिगर कर लेना है। तो CTOR, ये जो है कंस्ट्रक्टर का कोड स्निपेट होता है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। अगर आप 2 बार टैब करोगे, नोट में लिखा हुआ है टैब ट्वाइस टू इंसर्ट कोड स्निपेट। तो टैब टैब, ये कोड आपका यहाँ पे आ गया है। अब ये हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर है, इसको हम चेन कर देंगे बेस क्लास की कंस्ट्रक्टर के साथ। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस से कनेक्ट करने का जो भी सारा लॉजिक है वो हमारा बेस क्लास में है, और एडिशनल लॉजिक हम लोग जो है अपनी क्लास में लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ इसको जो है चेन कर दिया है। और यहाँ पर आपको क्या पास करना है, पास करना है कनेक्शन स्ट्रिंग, जो हम लोगों ने वेब कॉन्फिग फाइल में यहाँ पे रखी हुई थी। अब क्या होगा, इस कनेक्शन स्ट्रिंग से हमारी जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास है एंटिटी फ्रेमवर्क वाली, इस कनेक्शन स्ट्रिंग से जो है हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करेगी, और जो भी हमारे ऑपरेशन है जैसे कि डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, इंसर्ट, अपडेट, वो सारी चीज़ें जो है आपकी इस कनेक्शन स्ट्रिंग के हेल्प से होंगी कि आपका सर्वर कौन सा है, डेटाबेस कौन सा है, और सिक्योरिटी वगैरह आपकी क्या है। तो अभी तक का हमारा काम यहाँ का हो गया है। यहाँ पे हम लोग वापस आएंगे मॉडल क्रिएट करने के बाद। तो हम लोग जो है मॉडल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। इसको मैं बंद कर देता हूँ। मॉडल वाले फोल्डर पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे और एक मॉडल जो है वो क्रिएट कर देंगे। और मॉडल आपका जो सिंपल एक क्लास होती है, इसमें आप प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हो। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ एम्प्लॉय मॉडल। आप कोई भी मॉडल बना सकते हो, प्रोडक्ट मॉडल बना सकते हो, आप जो है वो HR मॉडल बना सकते हो, कोई भी मॉडल आप बना सकते हो। ठीक है, जो भी आपको सही लगे। और आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडल बना के ट्राई कर सकते हो। एम्प्लॉय मॉडल हो गया, HR हो गया, या फिर आपका प्रोडक्ट हो गया, इनवॉइस हो गया, कोई भी मॉडल आप जो है वो बना सकते हो। अब यहाँ पर आपको जो है वो प्रॉपर्टी रखनी होती है। तो प्रॉपर्टी के लिए आप PROP करते हो, ये भी आपका कोड स्निपेट है। यहाँ पर भी आप जो है 2 बार टाइप करोगे तो आपका कोड स्निपेट जो है आ जाएगा। डेटा टाइप आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अगर चेंज नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपका ये हो गया ID। और उसके बाद में ऐसे ही जो है आप जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नेम, और उसके बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हो PROP स्ट्रिंग, फिर टैब, उसके बाद में लास्ट नेम, और उसके बाद में PROP, और उसके बाद में आपका यहाँ पे रहेगा स्ट्रिंग, और फिर आपका यहाँ पे रहेगा जेंडर, और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो PROP स्ट्रिंग, आप यहाँ पे सिटी डाल सकते हो, कंट्री डाल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। और एक जो प्रॉपर्टी मैं ऐड करता हूँ वो ऐड करूँगा मैं बूलियन टाइप की, और ये आपकी रहेगी इज एक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि आपका एम्प्लॉय जो है वो एक्टिव है या नहीं है। तो इसके साथ ही हमारा जो मॉडल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस मॉडल को हम लोगों को जो है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट को बता देना है कि ये हमारा जो है मॉडल है, इसको ले जाके आप जो है वो टेबल क्रिएट कर देना। तो यहाँ पे आएंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट में, और यहाँ पे जो मॉडल होता है उसकी टेबल बनाने के लिए हम लोग जो है वो DB सेट यूज करते हैं। तो आपका जो है वो DB सेट यहाँ पे आएगा। DB सेट में आपको टाइप पास करना पड़ता है। टाइप है हमारा एम्प्लॉय। अभी एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो आपको बताना पड़ेगा एम्प्लॉय कहाँ बनाया आपने। तो आप जब कंट्रोल डॉट करोगे तो बता देगा कि एम्प्लॉय आपका मॉडल फोल्डर में है, आप इंपोर्ट कर दो। यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, इसको मालूम हो गया। अब यहाँ पर आपको जो है वो सही से वेरिएबल चूज करना होगा, क्योंकि ये जो वेरिएबल है इस नाम से आपकी जो है वो टेबल बनेगी डेटाबेस में। तो मैंने इसका नाम रख दिया है एम्प्लॉयज़। और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो आपके गेटर सेटर हैं वो आपको यहाँ पे चिपका देने हैं ऐसे आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। और बस आपका जो है, अब आपका जो DB कॉन्टेक्स्ट क्लास है, आप उसको मालूम है कि ये वाला टेबल उसको जाके बनाना है, इस टेबल से उसको इंटरेक्ट करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं और माइग्रेशंस जो है वो ऐड करते हैं। माइग्रेशंस का मतलब क्या है, हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। माइग्रेशंस आपके जो डिटेल्स लेते हैं यहाँ से, और उस डिटेल्स की बेस पे जो है वो आपको क्या करते हैं कि आपकी टेबल वगैरह जो है वो क्रिएट कर देते हैं। और ये जो है आपको ध्यान रखना है, इसको आपको पब्लिक बनाना है, अदरवाइज आप इसको जो है वो एक्सेस नहीं कर पाओगे कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी का इशू जो है आपको आएगा। तो अब हम लोग जो है चलते हैं पैकेज मैनेजर कंसोल पे। और पैकेज मैनेजर कंसोल पे आने के बाद हम लोग जो है वो सबसे पहले हमारा स्टेप होता है इनेबल माइग्रेशन का, इनेबल माइग्रेशंस। तो जब हम लोग माइग्रेशन इनेबल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक माइग्रेशन का फोल्डर जो है वो बन के आ जाएगा। तो हम लोग इसको जो है वो कर देते हैं एंटर, और फिर हम लोग जो है वो वेट करते हैं कि हमारा माइग्रेशन का फोल्डर जो है वो बन के आ जाए। और SQL सर्वर पे हमारे पास अभी जो डेटा बेस है वो बना हुआ नहीं है, वो जब बनेगा तो मैं आपको जो है यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊंगा कि आपका डेटाबेस जो है वो बन गया है। और कब बनेगा वो भी मैं आपको जो है वो बताऊँगा।
तो यहाँ पर हमारा जो है वो ये चेक कर रहा है हमारा कॉन्टेक्स्ट और देख रहा है कि कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस है कि नहीं है। यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है कि आपका यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है। और ये सारी चीज़ें जो वैलिडेट करता है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे धैर्य रखना पड़ता है। आप जो है उसको थोड़ा सा टाइम दो और आराम से वेट करो, और उसके बाद में आपका जो है डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये जो आपकी फ़ाइल यहाँ पे आ गई है, इसमें आपको दो मेथड मिल गए हैं। पहला आपका जो है वो यहाँ पर आपके ऑटोमेटिक जो माइग्रेशन है वो फॉल्स हैं, और ये आपका जो है वो मेथड है सीडिंग का। और सीडिंग कैसे करते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में दिखाया था, तो इस वीडियो में हम लोग सीडिंग जो है वो नहीं कर रहे हैं। आप पिछला वाला वीडियो रेफर कर सकते हो। अब हमारा जो माइग्रेशन है वो इनेबल हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हमारा स्टेप जो रहेगा वो रहेगा ऐड माइग्रेशन का। तो यहाँ पर आपको लिखना है ऐड माइग्रेशन, और फिर आपको यहाँ पे एक मैसेज दे देना रहता है। तो आप यहाँ पे दे दो इनिशियल क्रिएट, यानी कि हमारा जो मॉडल है वो अभी इनिशियली क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली क्रिएट के बाद एंटर कर देंगे। आपके माइग्रेशन में एक यहाँ पे जो है वो आपका एक्चुअल जो माइग्रेशन है वो ऐड हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। और एक एक्चुअल जो माइग्रेशन आपके इस डीबी सेट के लिए जो बनेगा वो आपका ऐड हो जाएगा, और उस माइग्रेशन को हम लोग जो है वो एक बार देखेंगे, और फिर हम लोग जो है डेटाबेस को अपडेट करेंगे। ये जो दो स्टेप हैं आपके इनेबल माइग्रेशन और ऐड माइग्रेशन, इनसे जो है आपका डिटेल्स ऐड होता है। अगला जो कमांड होगा उससे आपका डेटाबेस जो है वो अपडेट होगा। तो डेटाबेस अपडेट करने के लिए आपको जो है वो तीन कमांड जो है वो करने पड़ते हैं, इनेबल माइग्रेशन, ऐड माइग्रेशन और फिर अपडेट डेटाबेस। तो इसके बाद हम लोग जो है वो अपडेट डेटाबेस करेंगे। और ये भी जो है थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि आपके मॉडल की सारी जो जो भी उसका जो रहता है कि मॉडल आपका वैलिड है, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, कौन सा रिक्वायर्ड है, जो भी एनोटेशन लगा हुआ है, हर चीज़ जो है वो चेक करता है। और उसके बेस पे आपका मॉडल सिक्वल सर्वर में कैसे क्रिएट होगा, टेबल कैसे क्रिएट होगी, वो सारी चीज़ें जो है आपको ये करके देता है बिहाइंड द सीन्स। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो लग जाता है। बट इसकी अच्छी बात यह है कि आपको जो है वो डेटाबेस पे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। आप सी शार्प में अगर आपको काम करना अच्छा लगता है तो आप सारी चीज़ें जो है यहीं पे कर सकते हो, और उसके बाद में आपका डेटाबेस जो है वो आपके लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो माइग्रेशन है वो खुल के आ गया है, और इस माइग्रेशन में आपका जो टेबल का नाम है वो डीबीओ एम्प्लॉयज़ है। ये कहाँ से आया है, ये आपका आया है यहाँ से एम्प्लॉयज़, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे जो है आपके कॉलम वगैरह बन गए हैं। इन लोगों को, सब चीज़ों को हम लोगों ने जो है वो पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर जो है वो एक बार डेटाबेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आपका डेटाबेस अभी तक नहीं बना है। और अगला जो कमांड हमारा यहाँ पे रहेगा वो रहेगा हमारा अपडेट डेटाबेस का। तो अपडेट डैश डेटा बेस, ठीक है। और इसको आप जो है चला दो ऐसे। तो अब आपका डेटाबेस जो है अपडेट हो जाएगा, और उसके बाद में आपका जो है वो टेबल और डेटाबेस दोनों क्रिएट हो जाएंगे। और हम लोग कमांड कंप्लीट होने के बाद SQL सर्वर पे चलेंगे, और उसको जो है हम लोग विजिट करके आएंगे, देख के आएंगे कि वहाँ पे क्या चीज़ें जो है वो क्रिएट हुई हैं। ऑलराइट, हम लोग इसका जो है वो वेट कर लेते हैं। ठीक है, आपका जो माइग्रेशन है वो अप्लाई हो रहा है, और आपका सीड मेथड भी रन हुआ है। बट हम लोगों ने सीड मेथड में कुछ किया नहीं है, तो हमारा डेटा कुछ भी जो है वो सीड नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं डेटाबेस पे। डेटाबेस पे आने के बाद इसको जो है मैं रिफ्रेश कर देता हूँ डेटाबेस को। तो हमारा जो डेटाबेस है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाना चाहिए। उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा था, हाँ, वेब एपीआई क्रेड डीबी। तो ये हम लोगों ने जो नाम रखा था वेब एपीआई क्रेड डीबी, ये हमारा जो है वो क्रिएट हो गया है। और ये नाम इसको कहाँ से मिला है, ये नाम इसको मिला है, राइट, यहाँ पे आ जाओ आप, और ये देखो यहाँ से उसको जो है वो नाम मिला है कनेक्शन स्ट्रिंग से वेब एपीआई क्रेड डीबी। तो सारी चीज़ें मैं आपको जो है वो दिखा दे रहा हूँ बार बार, ताकि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए, और फिर आपको जो है कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, और इसमें आपको जो टेबल्स मिली हैं वो आपकी मिल गई है यहाँ पे। एक्सपेंड होने के बाद में आपको एम्प्लॉयज़ की टेबल मिल गई है, ठीक है। और यहाँ पर आपके प्रॉपर कॉलम बन के आ गए हैं, और एक आपको माइग्रेशन हिस्ट्री की टेबल मिल गई है। इसमें आपको जो है वो जो भी माइग्रेशन आप करते हो उसकी यहाँ पे एक हिस्ट्री रहती है, ताकि अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं अपने माइग्रेशन में, नया माइग्रेशन क्रिएट किया है, तो उसके हिसाब से यहाँ से चेक करके ये माइग्रेशन अप्लाई करता है। अदरवाइज अगर आपने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, आपका वही माइग्रेशन है, तो फिर वो माइग्रेशन आपका जो है अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी अप्लाइड रहता है। यहाँ पर ये डिटेल्स रहती हैं, ये सिस्टम के लिए रहती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बट आपका इनको जो है वो जल्दी जल्दी आपको कोई इसका यूज़ करना पड़ता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। तो अब हम लोग जो है इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो चुका है, और ये जो टेबल हमारी एम्प्लॉय वाली है इसमें हमारे पास अभी कोई डेटा नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रेड करेंगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट सारा कुछ जो है वो करेंगे। और यहाँ पर आने के बाद में अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है कर देते हैं क्लोज।
इसको भी कर देते हैं क्लोज। और फिर हम लोग जो है एक कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक और इसके बाद में कंट्रोलर, और ये रहेगा हमारा एपीआई कंट्रोलर, और इसका नाम रख देंगे हम एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर, इसको कर देंगे ऐड। अब ये जो इतना जो टास्क हम लोगों ने किया है, ये आपका जो है वो कोड फर्स्ट अप्रोच आपकी यहीं तक ऐसे काम करती है। अगर आप कोई मॉडल में चेंजेस वगैरह करते हो तो आपको फिर से माइग्रेशन करने पड़ेंगे। बाकी आपका जो क्रेड वाला जो पार्ट रहेगा वो आपका जो है लगभग लगभग सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, उसमें कोई चेंजेस जो है आपके नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप एक मेथड बना लोगे, HTTP रिस्पॉन्स मैसेज पब्लिक HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, और इसका नाम आप रख दो गेट। और यहाँ पर जो है वो आपका इस तरह से एक मेथड बन जाएगा, ठीक है। और इसको मैं कमांड पैलेट को क्लोज कर देता हूँ, इस मेथड को मैं कर देता हूँ कॉपी, और ये आपका रहेगा गेट बाय आईडी। तो यहाँ पे आप इंट आईडी पास कर दो, ठीक है। और उसके बाद में एक मेथड आपका रहेगा पोस्ट का। सारे मेथड जो है हम लोग फटाफट बनाएंगे, ठीक है। एक आपका गेट का है, गेट ऑल रहेगा, गेट बाय आईडी, फिर ये आपका रहेगा पोस्ट का, ये आपका रहेगा पुट, और ये आपका रहेगा डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक यूजिंग ब्लॉक जो है वो क्रिएट करना है। यूजिंग ब्लॉक क्या होता है कि अगर आप कभी भी कोई रिसोर्स यूज़ करते हो, जैसे डेटाबेस कनेक्शन हो गया, फाइल कनेक्शन हो गया, तो यूजिंग ब्लॉक में डालते हो तो यूजिंग ब्लॉक जैसे ही खत्म होता है वैसे ही वो रिसोर्स को डिस्पोज कर देता है, तो आपका कनेक्शन ओपन नहीं रहता है, और आपका रिसोर्स जो है वो ऐसा नहीं होता है कि आपने यूज़ कर लिया और उसके बाद भी जो कनेक्शन आपका बना हुआ है, क्योंकि ये जो है एक्सपेंसिव रिसोर्स होते हैं, सिस्टम की काफ़ी मेमोरी और काफ़ी रिसोर्स सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो इनको यूज़ करने के बाद तुरंत रिलीज़ करना अच्छा होता है। अगर आप यूजिंग ब्लॉक नहीं यूज़ करते हो तो आपको कनेक्शन वगैरह क्लोज करना पड़ेगा, आप ट्राई कैच फाइनली में जो है उसको जाके आप उसको जो है वो क्लोज करो प्रॉपर्ली, अदरवाइज आप यूजिंग ब्लॉक का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो हमने बनाया था उसका यहाँ पे यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और इसका नाम रख देंगे हम डीबी कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पर जो है आपको फिर से कंट्रोल डॉट करना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि ये आखिर है कहाँ पे। तो ये आपका है डेटा में, यहाँ पे आ गया, और उसके बाद में आपका हो गया यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो हमारी क्लास थी वो डेटाबेस इंटरेक्ट करती है, इसका हमने यहाँ पे बना लिया है एक ऑब्जेक्ट। अब इसकी बेस से हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज, ये आपको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे आऊँ एक बार आपके एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में, और इसको मैं पब्लिक अगर हटा दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आपको जो है वो बात समझ में आएगी कि मैं उस समय क्या कह रहा था। तो आप यहाँ पे जाओगे और एम्प्लॉय को सर्च करोगे तो आपको एम्प्लॉय मिलेगा नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, एम्प्लॉयज़, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे एम्प्लॉयज़। अब ये क्या कहेगा, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट एम्प्लॉयज़ इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। तो प्रोटेक्शन की वजह से जो बाय डिफॉल्ट से पब्लिक नहीं होते हैं, तो आपको अगर इसको एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे जो है वो इसको पब्लिक करना पड़ेगा। जब आप पब्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे इसको जो है एक्सेस मिल जाएगी। उसके बाद में आप इसको डॉट टू लिस्ट कर सकते हो, तो आपका यहाँ पे डॉट टू लिस्ट हो जाएगा। और इसके बाद में ये लिस्ट जो है वो आप रिटर्न कर दोगे, ठीक है। तो रिटर्न कैसे करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे रिटर्न, और उसके बाद में TURN रिटर्न, उसके बाद में रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स, ठीक है। हम रिस्पॉन्स बनाएंगे और रिस्पॉन्स में हम लोग भेजेंगे यहाँ पे HTTP स्टेटस कोड ओके, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो हमें मिल रहा है, हम यहाँ पे ओके भेजेंगे। और ये जो रिजल्ट आपको मिला है, जो भी एम्प्लॉय आपको मिले हैं, इनको आप यहाँ पे जो है वो सीधा पास कर दोगे, तो ये आपके जो है रिक्वेस्ट में पास हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपको जो है यहाँ पर एक बनाना पड़ेगा मेथड, और इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको जो है वो एम्प्लॉय आईडी से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है इसको कॉपी कर, सॉरी, इसको हम लोग जो है ले लेते हैं यहाँ पे, ये हम लोग लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओगे वॉर EMP इक्वल टू, और फिर आप लिखोगे, सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे यूजिंग ब्लॉक डालना पड़ेगा और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का बनाना पड़ेगा हमें ऑब्जेक्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो वेरिएबल बनाएंगे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट
और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने जो इसको बंद कर दिया है। क्या कह रहा है ये? ओके, न्यू नहीं लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे, इसलिए जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने न्यू लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है वो एक वेरिएबल बनाएंगे वॉर emp इक्वल टू db कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज़ डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, और ये हम लोग फाइंड करेंगे आईडी के बेस पे। तो यहाँ पे हम एक लेमडा लिखेंगे ई सच दैट ई डॉट आई डी। तो ये जो आपका ई है ये एक एम्प्लॉय होगा यहाँ कहीं, और उसकी आईडी जो है अगर इस आईडी के इक्वल है तो उसको उठा के ले आओ। ठीक है, आ गया आपका एम्प्लॉय। अब आप यहाँ पे चेक करोगे इफ़ ई एम पी नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है यानी कि कोई एम्प्लॉय आपको मिला, तो आप क्या करोगे, आप ये मैं यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ ऐसे इसको। ठीक है, और उसके बाद में ये पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे जो है वो क्या पास कर दोगे, आप यहाँ पे ईएमपी पास कर दोगे बस। तो आपका जो ईएमपी है जो आपको मिला वो पास हो जाएगा। अगर आपको जो है वो नहीं मिलता है तो एल्स में आप क्या पास कर सकते हो, एल्स आप पास कर सकते हो, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको लिख देते हैं। स्टेटस कोड इस केस में क्या होगा, अब तक आपने गेस कर लिया होगा, ये होगा नॉट फाउंड, सॉरी नॉट फाउंड। और यहाँ पर आप एक मैसेज डाल सकते हो, एम्प्लॉई विद आईडी, और फिर आप यहाँ पे जो है वो आईडी पास कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, स्पेस बन जाएगा थोड़ा सा, विद आईडी प्लस नॉट फाउंड इन डेटाबेस। ठीक है, तो इस तरह से जो है अगर आपको एम्प्लॉय नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे जो है वो नॉट फाउंड भेज सकते हो। अब अगर आपको पोस्ट करना है तो पोस्ट के लिए आपको जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉय पास करना पड़ेगा, क्योंकि आप नया एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे एम्प्लॉय और उसके बाद में कंट्रोलर नहीं लिखना है, सिर्फ एम्प्लॉय लिखना है, और फिर इसका जो है आप एक वेरिएबल बनाओगे एम्प्लॉय का, और ये आपको एम्प्लॉय बताना पड़ेगा कि एम्प्लॉय कहाँ से आ रहा है। तो कंट्रोल डॉट करेंगे और मॉडल्स में बता देंगे मॉडल्स में एम्प्लॉय रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है अब आप यहाँ पे आपको एम्प्लॉय मिला, तो अब सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, एक यूजिंग ब्लॉक यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। पिछली बार हम लोग न्यू लगाना भूल गए थे तो एरर आ रही थी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये आपका जो एम्प्लॉय है ये नल तो नहीं है, क्योंकि अगर नल होगा तो आप जो है वो क्या ही ऐड करोगे। तो यहाँ पे आप इफ़ एम्प्लॉय नॉट इक्वल टू नल, अगर आपका एम्प्लॉय जो है नल नहीं है तब आप जो कहोगे वो है डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज़ डॉट क्रिएट एम्प्लॉयज़ डॉट ऐड। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है वो पास कर दोगे एम्प्लॉई जो आपका रिक्वेस्ट से आएगा, तो ये आपका एम्प्लॉय जो है वहाँ पे ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न, क्योंकि हम लोग जो है वो कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। तो रिटर्न, उसके बाद में रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स, और उसके बाद में आप जो है यहाँ पर ये इसको पास कर दोगे ऐसे, और यहाँ पर जो है आपका ऐसे पास हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या पास होगा, HTTP स्टेटस कोड जो आपका रहेगा, HTTP स्टेटस कोड, और आपका जो यहाँ पे रहता है वो रहता है क्रिएटेड, क्योंकि हम लोग जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे हैं, और ये आपका जो एम्प्लॉय है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपका जो है एम्प्लॉय वो नल है तो एल्स में आप जाके क्या कह सकते हो, एल्स में आप जाके कह सकते हो यहाँ पे इसको ही जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आप जो है वो इसको बोल सकते हो क्रिएट एरर रिस्पॉन्स। ठीक है, क्रिएट एरर रिस्पॉन्स। HTTP स्टेटस कोड जो है उसको बोल देंगे बैड रिक्वेस्ट, क्योंकि जो डेटा है वो करेक्ट नहीं आया है, तो आपकी बैड रिक्वेस्ट यहाँ पे हो जाएगी। और यहाँ पर आप जो है मैसेज पास कर दोगे कि प्लीज़ प्रोवाइड प्रॉपर इनपुट, प्लीज प्रोवाइड प्रॉपर इनपुट डेटा टू क्रिएट एन एम्प्लॉई। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो है वो ये
आपकी एरर रिस्पॉन्स जो है आ जाएगा कि आपका जो है वो यहाँ पर प्रॉपर डेटा जो है वो नहीं दिया गया। उसके बाद में आपकी जो पुट रिक्वेस्ट है उसमें आपको आईडी के साथ साथ ये बताना पड़ेगा कि आप कौन से एम्प्लॉय को जो है वो अपडेट करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे 2 पास करने पड़ेंगे, एम्प्लॉय और आईडी। अब उसके बाद अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक यूजिंग ब्लॉक जो है वो डालेंगे और उसके बाद में एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। आपको ये चीज़ जो है वो रट जाएगी क्योंकि मैं इतनी बार जो है इसको करवा दे रहा हूँ आपको। डीबी कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। और इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एम्प्लॉय जो है वो फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद में आप एम्प्लॉय को जो है वो अपडेट करोगे। पहले आप चेक तो करोगे कि इस आईडी का एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो फाइंड करने के लिए हम लोगों ने कोड जो है वो लिखा हुआ है ऑलरेडी, और वो हमारा कोड जो है वो ये वाला है कि आपका एम्प्लॉय जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो जब चीज़ें आप करने लगते हो तो आप जो है वो कोड रीयूज करना सीख जाते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है इसको लिख देते हैं और अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ़ emp नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, ये एम्प्लॉय जो है डेटाबेस में हमने ढूंढा है, हमें मिल गया है। अब हम लोग अपडेट करेंगे इफ़ emp नॉट इक्वल टू नल, तब हम लोग जो है वो अपडेट करेंगे। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए हम लोगों को जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा उसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो है 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक हमारा डेटाबेस से आ रहा है और एक हमारा रिक्वेस्ट से आ रहा है। तो डेटाबेस वाले को हमें अपडेट करना है रिक्वेस्ट वाले से। ठीक है, तो emp डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू एम्प्लॉई डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों को जो है वो यहाँ पर emp डॉट लास्ट नेम इक्वल टू एम्प्लॉई डॉट लास्ट नेम। ऐसे ही आपका emp डॉट जेंडर और यहाँ पर आपका हो जाएगा एम्प्लॉई डॉट जेंडर। तो जो भी आपके कॉलम है उनकी हमें जो है वो यहाँ पे मैपिंग करानी पड़ेगी emp डॉट और आपका सिटी हो जाएगा यहाँ पे, और ऐसे ही आपका एम्प्लॉय जो है वो आपका यहाँ पे सिटी हो जाएगा एम्प्लॉय डॉट सिटी। तो ये चीज़ आपको जो ध्यान रखने वाली बात वो है जो ये है कि यहाँ पे आप जो जो emp की यूज़ कर रहे हो ये आपको डेटाबेस से ढूंढ के लाए हो और ये आप रिक्वेस्ट में भेज रहे हो। तो रिक्वेस्ट में जो भेजोगे वो डेटा आप अपडेट करना चाहते हो डेटाबेस में, तो इस वाले डेटा को हम लोग जो है वो अपडेट कर रहे हैं इस वाले डेटा से। और इसके बाद में आपका यहाँ पे रहेगा emp डॉट और आपका रहेगा इज एक्टिव इक्वल टू एम्प्लॉई डॉट इज एक्टिव। और आईडी हम लोग अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि आईडी के बेस पे ही तो हम लोग अपडेट कर रहे हैं, तो आईडी को हम लोग अपडेट नहीं करेंगे। अब आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मेथड कॉल करना पड़ेगा जो रहेगा आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। और ये मेथड जो है आपका डेटाबेस में चेंजेस करता है, जो भी चेंजेस आपके होते हैं यहाँ पे। और ये मेथड मैंने यहाँ पे ऊपर जो है वो मिस कर दिया है, ये भी यहाँ पे भी आपको जो है वो लिखना पड़ेगा। रिटर्न करने से पहले पहले आपको जो है यहाँ पे ये मेथड लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग जो है वो करेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। राइट, तो ये आपको रिटर्न यहाँ से हटाना पड़ेगा और हम लोग जो है इसको ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेज और उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न और उसके बाद में रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स। और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो पास कर दोगे HTTP स्टेटस कोड क्रिएटेड और फिर आप यहाँ पे पास कर दोगे एम्प्लॉई। जो आपका एम्प्लॉय क्रिएट हुआ है वो आपका यहाँ पे जो है वो पास हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये मेथड आपको जो है वो बहुत ही ज़रूरी है कॉल करना। अगर आप भूल जाओगे तो डेटाबेस में चेंजेस आपके जो है वो नहीं होंगे, वैसे ही आपका यहाँ पे भी है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स। और अब आपको यहाँ पे लिखना है HTTP स्टेटस कोड डॉट ओके, क्योंकि हमारा जो है अपडेट हो गया है। और यहाँ पर जो है आपको पास कर देना है, आपको emp जो है वो यहाँ पे पास कर देना है, तो आपका एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पे पास हो जाएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे एल्स में जो है वो लिख देना है
एल्स में हम लोग जो लिखेंगे वो ये होगा कि आप जो है डाल सकते हो यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स रिटर्न रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स। HTTP स्टेटस कोड जो है वो आपका रहेगा नॉट फाउंड, और उसके बाद में आप यहाँ पे जो पास कर सकते हो एक मैसेज एम्प्लॉई विद ID प्लस नॉट फाउंड इन डेटाबेस कैन नॉट अपडेट फील्ड, या जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो अपडेट फील्ड। ठीक है, मैसेज आप दे सकते हो। और ये जो क्रिएट रिस्पॉन्स है यहाँ पर जो हम एल्स में भेज रहे हैं, इसको आप एरर रिस्पॉन्स भी जो है वो बना सकते हो। हम लोगों ने यहाँ पे एरर बनाया हुआ है, और यहाँ पर जो आपका नेट नॉट फाउंड है इसको भी आप जो है वो एरर रिस्पॉन्स बना सकते हो। तो एक एरर जैसा जो है लगेगा कि एम्प्लॉय जो है वो मिला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आपका रहता है डिलीट का। तो यहाँ पर भी हम लोग जो है एक यूजिंग डालेंगे और लिखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पर हम लोग जो है फिर से एम्प्लॉय फाइंड करेंगे। ये हमारा तरीका है एम्प्लॉय को फाइंड करने का। तो यहाँ पर आप एम्प्लॉय को जो है वो फाइंड कर लो। अगर आपका एम्प्लॉय जो है आपको मिलता है, इफ़ EMP नॉट इक्वल टू नल, तो आप क्या करोगे DB कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट रिमूव, और आप जो है रिमूव जिसको करना चाहते हो उसको यहाँ पे पास कर दो, तो वो आपका जो है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में अगेन DB कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेज, ये आपका डेटाबेस में चेंज करवाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने जो कॉल किया है परफेक्ट, सेव चेंजेज। और उसके बाद में रिटर्न रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे HTTP स्टेटस कोड जो रहेगा आपका वो ओके रहेगा, क्योंकि आपका जो है वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। और उसके बाद में यहाँ पे जो है वो आप EMP को रिटर्न कर दोगे। तो आपका जो एम्प्लॉय आपने डिलीट किया है वो आपने रिटर्न कर दिया। और यहाँ से आप जो है वो एल्स डालोगे, और एल्स में आप लिखोगे रिटर्न, जो भी आपको रिटर्न करना है क्या रिटर्न करेंगे HTTP रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स। और इसको आप बोल सकते हो एरर रिस्पॉन्स, टू बी स्पेसिफिक क्रिएट एरर रिस्पॉन्स। और उसके बाद में आपका रहेगा यहाँ पे HTTP स्टेटस कोड डॉट नॉट फाउंड। ठीक है, और उसके बाद में लिख देते हो आप यहाँ पे एम्प्लॉई विद ID प्लस और उसके बाद में नॉट फाउंड इन डेटाबेस। उसके बाद लिख सकते हो यहाँ पे डिलीट फील्ड। ठीक है, मतलब ये कस्टम मैसेज है, आप दे सकते हो अपने हिसाब से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो है सारी कोडिंग जो है कर डाली है। कुछ कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड कहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है इसको, ये जो है आपका लाइन नंबर 73 पे कह रहा है कि इसको जो है वो नहीं मिला है। और क्या नहीं मिला है, इसको लास्ट में सेमी कॉलन जो है वो नहीं मिला है। तो यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन जो है वो छोड़ दिए हैं। बहुत बढ़िया, फिक्स कर दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+Shift+V बिल्ड कर लेते हैं। तो इसको रन करवाएंगे। पोस्टमैन तब तक मैं ओपन कर लेता हूँ, पोस्टमैन पे हम लोग टेस्ट करेंगे। हमारे पास डेटाबेस में अभी एक भी एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे और फिर उसको जो हम लोग पुल करेंगे। तो एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए हम लोगों को जो है वो एम्प्लॉय का एक जेसन फॉर्मेटेड बनाना पड़ेगा, और उसको जो है हम लोग पास करेंगे अपनी रिक्वेस्ट में। तो हमारे पास है ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सिटी। इसको मैं यहाँ से जो है कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, और इसको हम लोग जो है वो कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे जेसन में। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो रिक्वेस्ट डालेंगे, वो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी पोस्ट की। और अभी हम लोगों को API को जो है रन करवाना पड़ेगा।
तो सबसे पहले हम लोग जो है वो एपीआई को रन करवा लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद में मैं इसको जो है वो कर देता हूँ कंट्रोल F5 रन विदाउट डिबग। आपकी एपीआई जो है यहाँ पे वो आ रही है और पोर्ट मुझे जो है वो पहले यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो मैं इस पोर्ट को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ और आपका यूआरएल जो रहेगा वो एपीआई स्लैश आपका कंट्रोलर नेम, ठीक है। और ये जो है आपका वो कहाँ से आता है, ये आपका आता है यहाँ से, जो आपकी कॉन्फ़िग फाइल होती है। यहाँ पे आपका जो राउट डिफाइन रहता है एपीआई स्लैश कंट्रोलर नेम स्लैश आईडी आपकी जो है वो ऑप्शनल रहती है, ठीक है। तो अब हमारा जो एपीआई प्रोजेक्ट है ये अभी तक लोड हो रहा है, तब तक ये लोड हो रहा है, तब तक चलो ठीक है लोड हो गया है ये। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और पोस्ट मेथड में हम लोग जो है वो एक जेसन रिस्पॉन्स क्रिएट कर लेते हैं। तो जेसन जो है यहाँ पे हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका सबसे पहले रहेगा फर्स्ट नेम, मैं यहाँ पे पेस्ट ही कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ पहले यहाँ से, इसको सर्वर से कॉपी करना पड़ेगा मुझे। ये मैंने यहाँ से जो है वो कॉपी किया है और इसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ ऐसा। और फिर हम लोग जो है आईडी तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि आईडी तो जो है आपकी वो जनरेट होगी, वो एक आइडेंटिटी फील्ड है। तो इसको जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आपको जो है यहाँ पर फर्स्ट नेम आपका ये हो गया और फिर आपको यहाँ पे जो है वो वैल्यू देनी पड़ेगी, फिर कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऐसा देना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा और फिर ये है आपका ना अगला, ये है अगला। और उसके बाद में सॉरी इक्वल टू नहीं लगाना है आपको, सेमी कॉलन लगाना है। और कॉलन के बाद में ऐसे जो है आपका यहाँ से ये हट जाएगा, एक कॉलन लग जाएगा और फिर आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। और ये जो वैल्यू है आपकी ये भी आपकी डबल कोट में जाएगी ऐसे, ठीक है। तो आपका जेसन जो है वो प्रॉपर्ली फॉर्मेट हो जाएगा। तो आप ये भी देख लो कि जेसन जो है वो कैसे आप यहाँ पे बना सकते हो। बहुत अच्छे, ठीक है। तो हमारा जो है ये डेटा जेसन फॉर्मेट में है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट आपकी जो है वो कहाँ पे आएगी, वो आपकी आएगी पोस्ट पे। तो हम लोग पोस्ट पे जो है वो ब्रेक पॉइंट रख देते हैं। ब्रेक पॉइंट आपका नहीं चलेगा क्योंकि मैंने जो है वो डाला है रन विदाउट डिबग। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और यहाँ पे चलाते हैं कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है। अगर एरर आएगी तो हम लोग ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट जो है भेज रहा हूँ यहाँ पे और ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट है। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमारी रिक्वेस्ट जो है वो जाएगी। जो भी रिक्वेस्ट आपकी जाएगी उसका रिस्पांस आपको मिलेगा और उसमें हम लोग उसको वैलिडेट करेंगे कि रिस्पांस हमारा कैसा आता है। तो हमारा जो 201 क्रिएटेड जो है वो आ गया है यहाँ पर। और जो आपका एम्प्लॉय यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसको हम लोगों ने कोई वैल्यू तो दी नहीं थी, तो ये ऐसे ही क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आईडी जनरेट हो गई, तो हम लोग डेटाबेस में चलते हैं और फिर हम लोग जो है इसको देखते हैं कि कैसे जो है आपका बना है। तो यहाँ पे आईडी बन गई है और कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, ये भी अच्छा हुआ। तो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम इसको अपडेट करें, ठीक है। तो हम लोग जो है अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट डालेंगे और सब लास्ट में हम लोग जो है गेट करेंगे, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद में मैं जो है पुट रिक्वेस्ट पे आ जाता हूँ। और पुट रिक्वेस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये आपको कॉपी कर लेना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और पुट रिक्वेस्ट में आपको दो चीज़ें पास करनी पड़ती हैं। पहला आपको जो है यहाँ पे आईडी पास करनी पड़ती है जो कि हमारी वन है। और आप अगला आपको यहाँ पे पास करना पड़ता है आपका एम्प्लॉय जिसको आप अपडेट करना चाहते हो। तो एम्प्लॉय जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद में आप जो है यहाँ पर पुट रिक्वेस्ट में भेज दो इसको। और यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ जॉन और लास्ट नेम इसका हो गया स्नो और मेल। और इसका सिटी तो मुझे याद नहीं है क्या नाम था उसका, नॉर्थ, ठीक है ना। और उसके बाद में ये एम्प्लॉय जो है वो एक्टिव एम्प्लॉय है, तो इसको मैं बोल देता हूँ इस ट्रू, ठीक है। ये आपका जो है वो ट्रू है। अब हम लोग क्या कहते हैं, इसको अपडेट करते हैं एक बार, ठीक है। चलाते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं और देखते हैं जॉनसनो के साथ क्या होता है। तो 200 ओके हो गया, अपडेट हो गया है, जॉन स्नो आपका यहाँ पे आ गया है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया आपका अपडेटेड और आपका ट्रू को उसने प्रॉपर्ली जो है ट्रांसलेट करके बन डाल दिया है आपका यहाँ पे। जॉन स्नो आपका प्रॉपर्ली यहाँ पे आ गया है नॉर्थ ऑफ द सिटी से।
और उसके बाद में आपका जो है वो डिलीट हम लोग चलाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। डिलीट नहीं करना है तो हम लोग जो है रिक्वेस्ट डालते हैं गेट की, और गेट में हमारे पास दो मेथड हैं। पहला हमारा रहेगा कि सारे के सारे एम्प्लॉय हमारे पुल होके आ जाएं, तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक ही एम्प्लॉय है, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो हम चलाएंगे ऐसे बिना आईडी के, तब हमारे पास जो है कितने एम्प्लॉय आएंगे, हमारे पास एक ही एम्प्लॉय आएगा। और अगली जो गेट रिक्वेस्ट हम लोग डालेंगे वो डालेंगे आईडी के साथ, और तब देखेंगे कितने एम्प्लॉय आएंगे। तो आईडी के साथ अगर आप डालोगे यहाँ पे तो आपको जो है वो यहाँ पर एम्प्लॉय मिलेगा एक, क्योंकि एक ही एम्प्लॉय है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप ऐसा कुछ आईडी लिखते हो 101 टाइप का, तो आपको क्या मैसेज मिलेगा, 404 नॉट फाउंड, और आपको मैसेज मिलेगा कि इस आईडी के साथ आपको जो है वो एम्प्लॉय नहीं मिला है। और उसके बाद में अगर आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पर आप जो है वो पुट पुट में आते हैं, और यहाँ पर आपको ऐसा एम्प्लॉय अपडेट करने की कोशिश करोगे जिसकी आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्या होगा, तभी भी आपको जो है वो 404 नॉट फाउंड मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉय जो है आपकी नहीं मिलेगी, अपडेट फेल हो गया आपका। ठीक है। ऐसे अगर हम लोग डिलीट की बात करें तो डिलीट में भी अगर आप ऐसी आईडी पास करोगे कि आपका एम्प्लॉय जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या होगा, आपको जो है वो मैसेज मिलेगा कि इस पर्टिकुलर आईडी से आपका एम्प्लॉय जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप ऐसी आईडी पास करोगे जिससे एम्प्लॉय जो है आपका एग्जिस्ट करता है, तो आपको जो है वो डिलीशन का ऑपरेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका एम्प्लॉय जो डिलीट हुआ है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप जो है वो आराम से कोड करते हो तो आप जो है वो बढ़िया से कर पाओगे सब कुछ, और जो आपके ऑपरेशंस हैं वो आपके प्रॉपरली जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे। जब आप उसको टेस्ट आउट करोगे तो आपको जो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको जो है वो कोड करते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़े सिनेरियो जो है वो समझने हैं, और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया है। तो आप अपने एंड से एक बार ट्राई करो। अगर आपको कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई कन्फ्यूजन रह जाता है, तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है। ऑलराइट, तो ये वीडियो हमारा जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।